हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पॉलिटी का एक नया चैप्टर से दो चार होंगे जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हों, सीजीएल की, सीएचएसएल की, डिफेंस की तैयारी करते हों, एनडीए, सीडीएस, इनफैक्ट दरोगा में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। आइए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके शब्द। संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा, दर्पण, कुंजी या सार कहा जाता है। भारत में संविधान के निर्माण कार्य संविधान सभा के द्वारा किया जाता है और संविधान सभा का निर्माण 9 दिसंबर 1946 को हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के प्रथम बैठक के दौरान 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अपने द्वितीय बैठक के दौरान 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया और यह उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। कहीं कहीं अलग चीज़ें देखने को मिलती है, कुछ किताबों में मिलता है कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर, द्वितीय बैठक 10 दिसंबर, ऐसा नहीं है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 से लेकर 18 दिसंबर 1946 तक चली। उसी बीच 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और जो द्वितीय बैठक के दौरान यानी 22 जनवरी को जो स्वीकार किया गया, उसमें वह बैठक 20 जनवरी से 25 जनवरी तक चली थी। हमारे संविधान में यह प्रस्तावना लिखी गई है, यह उद्देशिका लिखी गई है। आप दोनों तरफ जो देख रहे हैं, दोनों पृष्ठ पर सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। मैंने दोनों चीज़ लिया है ताकि आपको अच्छे वे में दिखे और अच्छे वे में समझ आए। तो आइए हम पहले अपने भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़ते हैं। प्रस्तावना हमारा क्या बोलता है? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरण की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी ये हाईलाइटेड पार्ट्स हैं रेड कलर से, इनका एक अपना मीनिंग है, अपना अर्थ है, जिन्हें आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो 4 देशों से प्रभावित है। पहला है अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और रूस। अमेरिका से किस तरह से हमारा भारतीय संविधान प्रभावित है उसे देखते हैं। विश्व का प्रथम देश अमेरिका है जिसने अपने संविधान सभा में प्रस्तावना को शामिल किया। अमेरिका का अनुसरण करते ही भारत ने भी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया, यानी कि प्रथम देश अमेरिका था जिसने प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल किया था। तो इस तरह से हम उससे प्रभावित होकर हमने भी अपने प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तीसरा देश जो है वो है फ्रांस। फ्रांसीसी क्रांति 1789। यह फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक चली थी। कितने तक? 1799 तक। तो इसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। 3 शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। इस क्रांति से प्रभावित होकर ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जोड़ा गया है। ध्यान दीजिए, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जो है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता। एग्जाम में से आता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5 प्रकार की। और वे कौन कौन से हैं? तो पहला विचार, फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। दूसरा है प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। पहला स्वतंत्रता हो गया 5 प्रकार की, दूसरा समानता। समानता प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। पहला प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसरण की समानता। कितने प्रकार की समानता की बात? 2 प्रकार की। पहला है प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा है अवसरण की समानता। और 2 हो गया। उसके बाद है बंधुत्व का भी नारा दिया गया था। प्रस्तावना में एक बंधुत्व स्थापित करने की भी बात की गई है। बंधुत्व का मतलब भाईचारा, दोस्ती, भाईचारा, ठीक। और अब चौथा जो देश है रूस, जिसे हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रभावित है, वो कौन सा देश है? चौथा रूस। रूसी क्रांति 1917 के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। किन चीज़ों की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इस क्रांति से प्रभावित होकर ही संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई। 3 प्रकार की न्याय की बात कौन सी है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 2 प्रकार की समानता की और 1 प्रकार की बंधुत्व, एक बंधुत्व यानी भाईचारा की। और रूसी क्रांति से प्रभावित होकर न्याय, कितने प्रकार के न्याय की? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप प्रस्तावना पूरी तरह याद कर लेते हैं तो ये सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना मैंने यहाँ पे इसीलिए लगा के रखा है। बोलता है हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ ध्यान दीजिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता जो ये है। और प्रतिष्ठा और अवसरण की समानता। देखिए 2 प्रकार की समानता भी है, जो प्रतिष्ठा और अवसरण की समानता है, और बंधुत्व का भी बात किया गया है, ठीक। अगर आप प्रस्तावना पूरी तरह याद रखते हैं तो ये सारी चीज़ें याद रहेंगी आपको। एक्स्ट्रा यही रखना है कि जो स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता, बंधुत्व की जो बात की गई है वो फ्रांस क्रांति से लिया गया है और उसी क्रांति से न्याय की बात की गई है। हमारे संविधान की प्रस्तावना को लेकर अलग अलग विद्वानों के इसके संबंध में कुछ मत रहे हैं। इसमें पहला है N.A. पालकीवाला। इन्होंने क्या कहा? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। दूसरा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इन्होंने प्रस्तावना को अमेरिका के घोषणा पत्र के समान बताया है। तीसरा आर्मेस्टर वार्कर, ये ब्रिटिश विद्वान थे, ब्रिटिश थे। इन्होंने प्रस्तावना को कुंजी नोट बताया है। इन्होंने प्रस्तावना को कुंजी नोट बताया है। चौथा है पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव। यहाँ कुछ गलती हुई है, भार्गव लिख दिया गया है, भार्गव है। पंडित ठाकुर प्रसाद भार्गव ये संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का सम्मानित भाग बताया है, ठीक। पांचवा जो है सर अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्या कहा? इन्होंने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। छठा जो है K.M. मुंशी। इन्होंने कहा प्रस्तावना हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल है। तो ये 6 लोगों की अलग अलग मत रही। मैं नहीं कहूँगा कि 6 याद करें, ज़्यादा जरूरी जो है, जो आपको याद रखना चाहिए वो है पहला N.A. पालकीवाला, फिर सर कृष्ण स्वामी अय्यर जी और K.M. मुंशी जी। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड पर आ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक में प्रस्तावना को संविधान के समक्ष रखा था, संविधान सभा के समक्ष रखा था। और उस समय से लेकर आज 1960 तक बेरवादी संघवाद 1960 तक रखा था। 13 दिसंबर 1946 में और आज का जो डेट है, और आज बेरवादी संघवाद 1960 तक संविधान सभा ने इसे स्वीकार नहीं किया, यानी संसद ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। तो बेरवादी संघवाद
यह एक बंगाल के जमीनी टुकड़े का मामला था जो पाकिस्तान को देना था और इस पर बात हो रहा था, साथ में प्रस्तावना पर भी बात हुआ। और बर्बारी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ जो संविधान का अंग नहीं है उसमें संसद कोई हस्तक्षेप नहीं करता, उसमें कोई संशोधन नहीं करता। जो भी संविधान का अंग है उसमें संशोधन सिर्फ संसद ही कर सकता है, और जो संविधान का अंग नहीं है उसमें संसद कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कोई संशोधन नहीं करता। ठीक। उसके बाद अगली जो लाइन है, गोलकानाथवाद बनाम पंजाब। 1960 के बाद 7 साल बाद 1967 के उपकरण में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया और बोला यह अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। ठीक। तो किस बात के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा बताया है? तो गोलकानाथवाद बनाम पंजाब 1967 के तहत आता है बार बार कि संविधान की आत्मा किस बात के वाद के दौरान कहा गया? गोलकानाथवाद बनाम पंजाब। तीसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। यह 1973 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने निर्णय को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। इस बात के दौरान केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग कहा और कहा इसमें कि हम संशोधन कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, संसद इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। ये लाइन ध्यान दीजिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए शब्द जोड़े थे। वो कौन सा है? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। आज मैं 2024 में वीडियो बना रहा हूँ। 2024 तक, आज़ादी से 2024 तक सिर्फ एक बार ही यह संशोधन हुआ है। हमारे सिर्फ प्रस्तावना में, संविधान में बहुत बार संशोधन हुआ है, लेकिन प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में मात्र एक बार ही आज तक संशोधन हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मूल संविधान के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। वहीं 42वां संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें जो ये शब्द दिया गया है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, यह शब्द मूल प्रस्तावना में, संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं थे। यह मूल प्रस्तावना में नहीं थे। यह कब हुए? 42वां संविधान संशोधन में, जब ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तब जाकर समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब धर्मनिरपेक्ष, इन 2 शब्द को जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान इन 2 शब्दों को जोड़ा गया है। नहीं तो पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना प्रस्तावना क्या कहता है? तो क्या कहता है? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात करता है। लेकिन अभी जब संशोधन के बाद, अभी 2024 तक, अब ये बात बोलता है कि संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात करता है। और इन दोनों शब्दों को, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष की जो बात करती है, इन्हें 1976 में के संशोधन में जोड़ा गया, लेकिन इन्हें लागू किया गया 1 साल बाद 1977 में। कितना में? 1977 में। मुझे उम्मीद है कि यह आपको समझ आया होगा, पर एक बार और देख लेते हैं, विस्तृत में एक बार समझ लेते हैं कि क्या बोला। पूरा हमने जो पढ़ा एक बार देख लेते हैं कंक्लूजन के तौर पे। बेरुवादी संघवाद क्या बोला 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती। और गोलकानाथवाद बनाम पंजाब 1967 के दौरान ये कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, आत्मा बताया है
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के दौरान क्या कहा, 1973 के दौरान अपना जो पहले का मत था उसे पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संसद जो है संशोधन कर सकती है। फिर संसद 42वां संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और प्रस्तावना में, केवल प्रस्तावना में, संविधान में बहुत बार संशोधन हुआ है, यही 42वां संशोधन है, तो लगभग तो 42+ हुआ है यानी। लेकिन अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है और इस संशोधन के तहत ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। मूल प्रस्तावना में ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे। अखंडता भी है इसमें, अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं कही गई थी, लेकिन अभी जो है संशोधन के बाद ये 2 शब्द जोड़े गए हैं। तो अभी क्या बोलता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात करता है। यही अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं कि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कब बना, क्या बोलिएगा कि भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कब बना? 1976 में इसे जोड़ा गया, लेकिन लागू हुआ 1977 में। ध्यान दीजिएगा, लागू हुआ 1977 में। अतः भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कब बना? 1976 में नहीं, 1977 में। भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कब बना? पंथ निरपेक्ष कहें या धर्मनिरपेक्ष कहें, तो धर्मनिरपेक्ष में आज हमारे देश में हर कास्ट के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब बना? 1977 में। ये याद नहीं रखिएगा, ये गलती मत करिएगा कि 1976 के दौरान ये तीनों शब्द जोड़े गए तो हमारा भारत जो है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता 1976 में बना। नहीं, 1 साल बाद इन्हें लागू किया गया है, यानी 1977 में हमारा जो राष्ट्र है, भारत है, वह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। उम्मीद है मुझे कि यहाँ तक आप लोग को अच्छे वे में समझ में आया होगा।